नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 10वीं यूनिट चल रही है, जिसमें से हम बात कर रहे हैं आज थर्ड यूनिट के बारे में। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पहले ही पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। आज इसका हमारा दूसरा लेक्चर है। अभी तक हमने देख लिया सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें से हमने बैक्टीरिया पर पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, उससे आगे बढ़ने वाले हैं और टू द पॉइंट एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 10वीं यूनिट एक एक चीज़ जैसी आपकी सिलेबस में लिखी हुई है वो सभी कवर कराया जा रहा है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा सूक्ष्म जीव, तो हमने सूक्ष्म जीवों में देखा था ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोन में जिन्हें मापा जाता है, ठीक है। तो जिसमें से हम बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? शैवाल के बारे में। चलिए, तो शैवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैवाल हमारा सूक्ष्म बायोलॉजी के अंतर्गत भी आता है और साथ ही साथ ये पादप जगत के वर्गीकरण में थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में सीधा प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बात करने वाले हैं हम शैवाल के बारे में। तो आखिर ये शैवाल है क्या? आपने देखा होगा आपकी नदी, तालाब, कहीं पर भी ये आपको दिख जाएंगे, या फिर आपने देखे होंगे आपके जो स्कूल हैं या घर हैं उनकी दीवारों पर लगातार पानी आने के कारण एक चिकनी काई टाइप की संरचना जम जाती है। उसको क्या बोला जाता है? शैवाल बोला जाता है। तो चलिए शैवाल के बारे में देखते हैं। शैवाल बोले तो एल्गी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी। थोड़ा सा आप अपने मन से थोड़ी समझ विकसित करते हैं, फिर देखते हैं लिखना क्या है एक एक चीज़। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी आपको और कंटेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो एल्गी शब्द होता है, याद रखना, ये एल्गी शब्द एल्गा शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है समुद्री घास। क्या मतलब होता है इसका? समुद्री घास। मतलब समुद्र में उगने वाली घास को ही हम क्या बोल देते हैं? शैवाल बोल देते हैं। याद रखना, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है उसका जन्मदाता भी नील हरित शैवाल है। अभी हम देखेंगे ग्रीन ब्लू एल्गी। और ये जो एल्गी होती है, शैवाल होती है ना, ये थैलस प्रकार की होती है। थैलस मतलब ना तो इसमें जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ते होते हैं। तो ना जड़, ना तना, ना पत्ते। तो सर ये जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, अपना खाना पीना कैसे खाते हैं? तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, इनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर देते हैं? अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं। मतलब भोजन बना लेंगे तो अपने आप ये जिंदा रह पाते हैं, इसलिए। और नॉर्मली इनका शरीर क्या होता है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता, सरल होता है, इसलिए इनमें संवहनीय ऊतक की भी ज़रूरत नहीं होती है। संवहनीय ऊतक बोले तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पूरी बॉडी के अंदर क्या लेकर जाता है? मिनरल्स को ले जाता है। अब इनका शरीर बहुत ही छोटा है, तो ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं माइक्रोन में, और ये 100 मीटर लंबे भी हो सकते हैं। मतलब ये छोटे से लेकर बहुत बड़ी संख्या तक ये तालाबों में फैले होते हैं। तो नॉर्मल आप समझ विकसित कर चुके होंगे कि शैवाल क्या है, एक प्रकार का समुद्री घास है। तो चलिए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें जितनी आपके पेपर में आ सकती हैं। तो एल्गा शब्द ध्यान से सुनना, जो एल्गी शब्द है वो एल्गा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्री घास। विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल का अध्ययन करती है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या फाइकोलॉजी लिखने आ सकता है। तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ एल्गी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के जनक कौन है? फ्रीस्ट नामक वैज्ञानिक है। फ्रीस्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या बताया था? शैवालों के बारे में बताया था। आपको शैवालों की हम विशेषताएं देखते हैं, पेपर में अगर लिखने आता है तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखो, शैवाल का शरीर कैसा होता है? थैलस होता है। थैलस का मतलब होता है ना तो इनमें मूल रोम होता है, ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्तियां उपस्थित नहीं होती हैं। मतलब थैलस प्रकार की ऐसी संरचना होती हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती हैं। ये असंवहनीय होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम ऊतक इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। मैंने बता दिया पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जाइलम जड़ों से पानी और मिनरल्स लेकर जाता है, फ्लोएम फूड को, भोजन को पूरे पेड़ के भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों ही इसमें
अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात ये कैसे जीव होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इन्हें पादप के अंतर्गत भी रखा गया है और ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया मतलब जीवाणु के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है, मतलब सूक्ष्म बायोलॉजी के अंदर शामिल करते हैं। तो इसीलिए हमको दोनों में पढ़ना पड़ता है, इसे पादप भी मान लेते हैं और जंतुओं में भी शामिल कर देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है, कवच रहती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए थोड़ी और विशेषताएं देखते हैं इनकी। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, मतलब ये मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी में पाए जाते हों। कुछ शैवाल स्थल, लकड़ी, चट्टानों और मृदा में भी पाए जाते हैं और एवं कुछ शैवाल कवक के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं, मतलब कवक और शैवाल आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? लाइकेन बना लेते हैं। तो हम आगे कवक को भी पढ़ेंगे, लाइकेन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपका एक एक चीज कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। शैवालों का आकार सूक्ष्म से लेकर 100 मीटर 100 मीटर तक हो सकता है। ये स्वपोषी प्रकृति वाले पौधे होते हैं। अब ध्यान देना, इनमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अब 3 प्रकार के वर्णक कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक होता है जिसके कारण इनका हरा रंग हो जाता है। ध्यान सुनना, कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड बोलेंगे, कैरोटीनाइड क्या हो जाएगा? इनमें कैरोटीन और जेंटोफिल पाया जाता है जिसके कारण पीला रंग भी हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है? फाइकोबिलिन नामक पदार्थ भी इनमें पाया जाता है जिसके कारण इनके अलग अलग रंग हो पाते हैं, जिनके कारण ये प्रकाश संश्लेषण और अन्य क्रियाएं कर पाते हैं। तो मुख्य विशेषताओं में आपको ये याद रखना है कि भैया ये थैलस होते हैं, जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है, ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, उग सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये स्वपोषी जीव होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, शैवालों को मुख्यतः 6 समूहों में विभक्त किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के और पूरा पूछे तो 11 नंबर का, और एक एक नंबर की जितनी भी एग्जाम में आती है वो तो सीधे पूछेगा। और ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरे YouTube से लेके किसी भी क्लास की एप्लीकेशन देख लो, कोई भी बुक पढ़ लो, एक एक चीज़ आपके लिए रिसर्च करके निकाली गई है। पेपर ओरिएंटेड जितने भी PSC हुए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, UPSC के एग्जाम, वहाँ से जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन के यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें समाहित की गई हैं। बस आपको पढ़ना है और थर्ड पेपर की टेंशन नहीं लेना है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ना। अब 6 भाग कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में कैसी शैवाल आती है? लाल। एक बार बस याद रखो, रोडोफाइटा लाल शैवाल आती है। फियोफाइटा भूरे रंग की शैवाल आती है इसमें। क्लोरोफाइटा हरा शैवाल आता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। साइनोफाइटा नील हरे, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ना, तो ये नील हरे शैवाल में आ जाएगा। कैरोफाइटा आ जाएगा और साथ ही साथ आ जाएगा इसमें कारा वगैरह कुछ जीव आते हैं, जिस इसीलिए से कैरोफाइटा बोल देते हैं। युगलिनोफाइटा, इसमें क्या आता है? युगलिना। अब आप बोलोगे सर युगलिना तो पानी के अंदर हमें जीवाणुओं में पढ़ते हैं, हम प्रोटोजोआ के अंदर। हाँ, लेकिन उसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी बोलते हैं। उसका रंग हरा होता है, हरा होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसीलिए वो पौधों के समकक्ष भी माना जाता है। तो ये देखो 6। अब हम 6 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 3-3 नंबर में अगर लिखने आएगा तो हमें क्या लिखना है, और अगर सीधा पूछे तो हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले साइनोफाइटा। साइनोबैक्टीरिया मतलब ये नील हरित भी बोला जाता है, इन्हें नीले हरे रंग के अत्यंत निम्न कोटि के शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कौन कौन से आएंगे? तो नोस्टेक आपने सुना होगा, नोस्टेक। एनावीना, ये एक प्रकार का घास होता है एनावीना। ऑक्सीलेटोरिया और साथ ही साथ लिंगबिया इत्यादि। कुछ नाम जो बार बार पेपर में पूछता है या आपको लिखने पड़ेंगे, तो लिंगबिया, एनावीना, ऑस्टिया और साथ ही साथ नोस्टेक, ये नाम आपको याद रखने। ये किस में आते हैं? तो ये साइनोफाइटा के अंदर आते हैं। चलते हैं आगे। अब आता है आपका क्लोरोफाइटा, हरे कलर का होता है ये क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये हरे रंग के शैवाल होते हैं, इनकी प्रजातियां लगभग 7000 से भी ज़्यादा होती हैं, मतलब 7000 प्रजातियां पूरे विश्व में अभी तक इनकी खोजी गई हैं। ठीक है, तो ये देखो हरे कलर के आपको अलग अलग देखेंगे क्लोरोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। अब रोडोफाइटा, रोडो मतलब रेड, लाल, तो इनमें लाल रंग के शैवाल आते हैं। तो रोडोफाइटा ये शैवाल लाल रंग का होता है जो अधिकांशतः समुद्र में होता है। इस प्रकार से देखो लाल रंग का दिखता है और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है एगार एगार,
कौन सा पदार्थ होता है? अगर अगर भी बोल देते हैं और एगार एगार। लाल शैवाल से एक एगार एगार बनती है जिसका उपयोग मिठाई पुडिंग बनाने में और अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। एगार एगार या अगर अगर करके शैवाल लाल शैवाल से प्राप्त की जाती है और ये चाशनी की तरह लंबी लंबी दिखाई देती है। इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। आगे जब हम इनके उपयोग देखेंगे तब देखेंगे कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि नीले कौन से हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर साइनोबैक्टीरिया साइनो हो जाएंगे हमारे, रोडोफाइटा में लाल हो जाएंगे हमारे। अब आगे चलते हैं, अब आ जाएगा आपका युगलिनोफाइटा। युगलिनोफाइटा इसमें छोटे तैरने वाले युगलिना को रखा गया है। ये देखो युगलिना, आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मली किस में आता है? जंतु में, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है। इन्हें कुछ वैज्ञानिक जंतु मानते हैं पर ये वास्तव में पादप है, क्योंकि इनके शरीर में पर्णहरित हरित लवक भी इसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल पर्णहरित इसके अंदर पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। फियोफाइटा। फियोफाइटा इसका रंग कत्थई या भूरा होता है और लगभग सभी समुद्र में पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार की शैवाल है फियोफाइटा के अंदर, जैसे लेमिनेरिया, बहुत सारे लोग लेमिनेरिया को खाते भी हैं समुद्री फूड के रूप में, समुद्री सलाद के रूप में। और आ जाएगा आपका कटलेरिया फ्यूकस है, ये क्यूकस नहीं, ये फ्यूकस आ जाएगा, ध्यान सुनना, कटलेरिया और फ्यूकस। ये शैवाल की प्रजाति कौन सी होती है? फियोफाइटा के अंतर्गत आती हैं। देखो ये आपको हल्का सा एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में अगर पूछे तो हमें कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हमारा कुछ छूटा गया है, तो हम एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से देख रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरोफाइटा। कैरोफाइटा इसके अंतर्गत कैरा और नाइटेला जैसे पौधे आते हैं जो काफ़ी बड़े और शाखाओं से भरपूर होते हैं। इस प्रकार देखो, ये देखने में बांस के जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या आ जाएंगे, इसमें कैरा और नाइटेला आ जाएंगे। तो आपको ऐसे याद रखना, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, आपसे कोई भी पूछ ले कैरोफाइटा आ जाए तो आप आराम से इसको बता पाओगे भैया, क्योंकि कौन कौन सी चीज़ क्या है उसके नाम में ही पूरा का पूरा छिपा हुआ है। एक बार अपन 6 के 6 नाम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से। रोडोफाइटा से आप याद रख लो रेड, रोडो मतलब रेड, रेड मतलब लाल, क्लियर हो रहा है, रेड मतलब लाल। फियोफाइटा मतलब भूरा, फियो मतलब भूरा याद रखना। क्लोरो मतलब हरा, क्लोरोफिल हरा होता है। साइनो मतलब साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, नील हरित बोला जाता है। कैरोफाइटा इसमें कारा और नाइटेला जैसे आते हैं, और युगलिनोफाइटा तो आप जानते हो युगलिना आएगा। तो मेन आपको याद रखना है लाल, भूरा, हरा, नीला, ठीक है। बाकी दो तो आप वैसे याद रख पाओगे। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं और हमारे शैवालों में अब हम बात करने वाले हैं शैवालों का आर्थिक महत्व, क्योंकि हमने अभी देखा शैवालों की विशेषताएं क्या हैं, शैवालों को कितने वर्गों में बांटा है। अब अगर आर्थिक महत्व की बात की जाए कि भाई हमारी पृथ्वी पर जब ये शैवाल इतना उग रहा है तो इसका उपयोग क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, उद्योग के क्षेत्र में क्या उपयोग है, भोजन के रूप में क्या हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। चलिए वो तमाम प्रश्नों के हम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो ये शैवाल क्या कर सकते हैं, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं। साथ ही साथ ये शैवाल क्या करते हैं, पानी को रोक सकते हैं, फास्फेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे उर्वरक क्षमता पौधों में बढ़ जाती है। और कुछ शैवाल तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे पौधों को क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, जिससे उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। नोस्टेक एनाविना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थितीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं और फसल में क्या करते हैं, वृद्धि, मतलब ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। नील हरित शैवाल का उपयोग बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। बंजर भूमि मतलब ऐसी भूमि जिसमें कई सालों से कोई उत्पादन नहीं हुआ है। अब वहाँ भूमि में ना पोषक तत्व है ना कुछ है, तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं, शैवालों को उगाकर वहाँ पर मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ा दी जाती है, फिर वहाँ कोई भी फसल पैदा की जा सकती है। तो ये आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी तक आपकी समझ में नहीं था कि हमें लिखना क्या है। एक समझ विकसित करते जा रहे हैं हम, तो पेपर में आप आराम से लिख पाओगे। टोलियोकस, ध्यान सुनना, टोलियोकस शैवाल सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कौन सा शैवाल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थापित करता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन करता है, तो टोलियोकस। याद रखना, नाम अजीब से इनके, टोलियोकस भी बोल देते हैं इसको, टोलिपोकस भी बोलते हैं, लेकिन टोलियोकस भी लिखा जाएगा तो भी आपको यही लगाना है, ठीक है। अब शैवाल से मिट्टी की ऊपरी जो सतह रहती है, लगभग 24 पाउंड फास्फेट की वृद्धि होती है। मतलब अगर शैवाल मृदा के ऊपर अगर
पाए जाते हैं तो ये फास्फोरस की मात्रा को भी बढ़ाते हैं, फास्फेट बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और इससे क्या होता है ज़्यादा पैदावार हो जाती है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि कृषि के क्षेत्र में मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और टेलियोकस, ये पो की जगह यो कर लेना, टेलियोकस आ जाएगा यहाँ पर, जो क्या कर देता है अधिक नाइट्रोजन को स्थापित कर देता है और स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में भी शैवालों का उपयोग बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे लोग इसको जड़ी बूटी के रूप में भी खाते हैं, कुछ सलादों के रूप में भी खाते हैं, कुछ समुद्री जीवों के लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करता है। सबसे पहले कुछ शैवालों में मलेरिया के मच्छरों के डिंबों का नाश करने की क्षमता पाई जाती है। डिंब क्या होते हैं? जो मलेरिया मच्छर रहते हैं ना, मादा एनाफ्रीज, ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब पानी के ऊपर ये बच्चे लार्वा के रूप में तैरते रहते हैं और धीरे से ये मच्छर बन के उड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ शैवाल जो पानी के ऊपर पाई जाती है वो इन डिंब को नष्ट कर देती है ताकि मच्छर पैदा ही ना हो पाए। तो याद रखना, इसका उपयोग मलेरिया उन्मूलन में भी हो सकता है। ये एक चीज़ याद रखनी है। और क्या लिख पाओगे, क्लोरेला से हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरेला जो शैवाल है उससे हम भारी मात्रा में वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। और वैज्ञानिक यह खोज कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे कृत्रिम उपायों द्वारा शैवाल से निकालकर चिकित्सा कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। मतलब वहाँ से उससे ऑक्सीजन को हम निकाल लें, जैसे हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अपनी मशीनों के द्वारा क्या कर लेते हैं, बोतलों में फिट कर देते हैं, जिसको सिलेंडरों की ज़रूरत होती है सिलेंडर में भर देते हैं। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी पता लगा रहे हैं कि इससे क्लोरेला से किस तरह से ऑक्सीजन को निकाला जाए ताकि हम बहुत सारी जगह उसका यूज़ कर सकें। साथ ही साथ शैवाल से आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है। आयोडीन आप सभी को पता है, हमारे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, प्याज लहसुन में आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है, इसका 65% भाग आयोडीन का बना होता है। और अगर इसमें दिक्कत आ जाती है, कमी हो जाती है, तो ये फूल जाती है, जिससे ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। तो उस रोग को ठीक करने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। शैवाल से आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है जो औषधि में तथा अन्य क्षेत्रों में काम आता है। और याद रखना, रेडिमीनिया एक शैवाल है और आ जाएगा फिलोफोरा नामक शैवालों में आयोडीन अधिक रहता है। तो रेडिमीनिया और साथ ही साथ आपको फिलोफोरा, ये दोनों, ये पूरा रिसर्च करके आपको एक एक चीज़ दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नामक शैवाल में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। अगर आपसे वो पूछ ले तो इनके नोट बनाते रहना। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं, पूरे 10 यूनिट की आप बुक चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके घर पे बुक पहुंचा दी जाएगी। तो आप टेंशन मत लो। पेपर से पहले अगर पूरी तैयारी करना है व्यवस्थित एक एक चीज़, तो आप डाउनलोड कर लो जीएस जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन। वहाँ आपको हर एक चीज़ 10 यूनिट की मिल रही है, 80% ऑफ चल रहा है, तो दिक्कत ही खत्म है। चलते हैं आगे। अब औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में देखो, हमने पढ़ा था लाल शैवाल, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में एक एगर या एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे हम आइसक्रीम में काम लेते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो शैवाल से एगार नामक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शर्करा वर्ग के अंतर्गत आता है, निकाला जाता है। ये देखो इस प्रकार से दिखाई देता है, चाशनी के जैसा, ठीक है, जिससे प्रयोगशाला में जीवाणु पोष पदार्थ बनाया जाता है। मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने वाला पदार्थ बनाया जाता है। और इससे क्या किया जाता है, ये फल परिरक्षण में काम आता है, मतलब फलों को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शैवाल मछलियों का आहार होता है। जल में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के लिए भी शैवाल पोषक पदार्थ पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जो समुद्री जीव रहते हैं, छोटे मोटे मछलियां वगैरह, तो वो शैवालों को खाकर अपना पोषण करते हैं। पशुओं को चारे के रूप में भी शैवाल खिलाया जाता है, या ऐसी जगह मैदान पड़े हैं खाली, वहाँ पर ये शैवाल उग जाते हैं, उनको खाकर पशु अपना पोषण करते हैं। साथ ही साथ क्या जाएगा, शैवाल मनुष्यों का भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन नॉर्मली स्थिति में हम इसको कम खाते हैं। हालांकि जापान वगैरह में सलाद के रूप में खा लिया जाता है, लेकिन हम कब खाएंगे, जब अन्य संकट में शैवाल उपयोगी खाद्य पदार्थ सिद्ध हो सकता है, जहां पर खाना नहीं मिल पा रहा है।
लोगों को सही से पोषण की पूर्ति नहीं हो रही, वहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, प्रोटीन वगैरह की पूर्ति के लिए क्या दिया जा सकता है, शैवाल का उपयोग किया जा सकता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। ये देखो, ये इस प्रकार से शैवाल पानी के अंदर लगी रहती है, जिसको क्या होती है, छोटी मोटी मछलियाँ खाकर अपना पोषण कर लेती हैं। तो ये उद्योग के क्षेत्र में हमने देख लिया। अब भोजन के रूप में तो ये देखो, कुछ लोग सलाद के रूप में इसको खाते हैं, जापान चाइना वगैरह के लोग, अभी भारत में इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए कि ये चीज़ें खाएं, ठीक है। तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन ए, सी, डी, ई आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। जापान के निवासी एल्वा नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। इस प्रकार ये सलाद के रूप में पानी से निकालते हैं और उसको बढ़िया धो धा के अच्छे से सलाद के रूप में खाते हैं जापान के लोग। और अगर नामक पदार्थ लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ये एगार या अगर पदार्थ याद रखना आप लोग, ये लाल शैवाल रोडोफाइटा से प्राप्त होता है और ये इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है, खाने में भी होता है, आइसक्रीम बनाने में, औषधि बनाने में, कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में प्रचुर मात्रा में आयोडीन रहता है। लेमिनेरिया को भी सलाद के रूप में खाते हैं लोग, इसमें भी प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, आयोडीन पाया जाता है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं शैवालों में पोषण कैसे होता है। शैवालों में पोषण पूछ सकता है आपसे पेपर में, तो शैवालों में पोषण कैसे होगा। देखो, शैवाल स्वपोषी जीव होते हैं क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये क्या कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में खुद ही क्या कर देते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। शैवालों में भोजन स्टार्च के रूप में, मांड के रूप में संचित होता है। मांड या स्टार्च क्या होता है, जैसा हम देखते हैं हमारे पास आलू वगैरह अगर आपके पास हो, उसको धोकर देखना तो वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, वो स्टार्च है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि संचित रहकर हमारी बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार आप पोषण लिख सकते हो। आपने विशेषता देखी, पोषण देखा, आर्थिक महत्व देखा। अब हम देखने वाले हैं कि भैया शैवालों में जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है। अब जनन ध्यान देना, क्योंकि बिना प्रजनन के कोई भी जीव अपनी वंश वृद्धि नहीं कर पाता। तो शैवालों में आखिर प्रजनन कैसे होता है। शैवाल में जनन कई रीतियों से होता है। शैवालों में अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है कि शैवालों में जनन की प्रक्रिया को समझाइए 5 नंबर में, या एक क्वेश्चन बन सकता है शैवालों में जनन अलैंगिक कैसे होता है, लैंगिक कैसे होता है। तो एक चीज देखते हो। सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक रीति से जनन। तो कुछ शैवाल तो स्वयं विभाजित होते हैं। अलैंगिक का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लिखित में हम देखेंगे। कुछ शैवाल क्या होते हैं, अपने शरीर के टुकड़े कर देते हैं छोटे छोटे, कुछ भाग टूटकर अलग हो जाता है, जिससे नया शैवाल बन जाता है और इस प्रकार वो नए जीव को जन्म दे देते हैं। तो अपने शरीर को विभाजित करके देखिए, कुछ शैवाल तो स्वयं विभाजित होते रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात कोशिका के टूटने से 2 या 3 या अधिक पौधे बन जाते हैं। क्लियर। या फिर इनमें क्या हो जाता है, इनका जो जीव द्रव हो जाता है वो सूख जाता है और बीजाणुओं के द्वारा पानी के अंदर बहना लग जाता है। पानी के अंदर बहकर क्या करता है, वो अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा बना लेता है। उसको चल बीजाणु के नाम से हम जानते हैं। कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब ये चल बीजाणु क्या होते हैं, पेपर में पूछेगा। तो चल बीजाणु नंगे जीव द्रव्य का पिंड होता है। नंगे जीव द्रव्य का मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सूख चुका है अंदर ही अंदर। अब नंगे जीव द्रव्य का क्या होता है, पिंड होता है। कोशिका के बाहर निकलकर ये जल में तैरने लगता है, पानी में कोशिका से बाहर निकलता है ये जीव द्रव और बाहर तैरने लगता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर और समय पाकर नए पौधे को जन्म दे देता है। मतलब शैवालों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, एक तो ये अपने शरीर को कई भागों में तोड़ लेते हैं, जिसके कारण जो टूटा हुआ भाग है वो नए जीव को जन्म दे देता है। दूसरा, चल बीजाणुओं के द्वारा। चल बीजाणु जीव द्रव्य के जो नंगे भाग होते हैं, पिंड होते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थिति पाकर पानी के अंदर क्या कर देते हैं, नया पौधा बना देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर चल बीजाणु से प्रजनन बोला जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि चल बीजाणुओं द्वारा जनन लैंगिक जनन है या अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन है। क्लियर। किसमें होता है, तो आप बोल दोगे सर ये शैवालों में होता है। अब शैवालों में हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन का आप लोगों को पता है, लैंगिक जनन में नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है।
तो शैवालों में भी मेल और फीमेल होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इनमें भी युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट के द्वारा फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं, इसमें नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, इसके आपस में मिल जाने से युग्मनज बनता है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंसानों में ही देखते हैं, तो इंसानों में नॉर्मली क्या होता है, स्पर्म होता है और ये अंडाणु होता है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बना लेते हैं, और युग्मनज बोले तो जाइगोट बना लेते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बाद में नए नए जीव को बनाने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार इनमें भी होता है, युग्मक बनते हैं, इसमें आपस में मिल जाने पर युग्मनज जाइगोट बनता है, जो समय पाकर कोशिका विभाजन द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करता है। अब देखिए, आप देख पाओगे, ये देखो यहां पर अब पूरा फोकस करना, समझना, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मादा वाला, ये देखो ए वाला कौन सा जाएगा, मेल, ये कौन सा भाग है, मेल वाला भाग है, और ये कौन सा जाएगा, फीमेल वाला भाग है, फीमेल वाला भाग है, मादा वाला भाग है। जो मेल वाला भाग होता है, देखो ये आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है बेकार सा, और ये मादा वाला कितना अट्रैक्टिव प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो जो मादा वाला भाग होता है ना, इसमें स्थित होती है स्त्री धानी। क्या होती है, स्त्री धानी, स्त्री धानी, जिसको क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम बोलते हैं, आर्कीगोनोफोर, आर्कीगोनियम के नाम से जानते हैं स्त्री धानी को। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंथ्रीडोफोर होता है, मतलब एंथ्रीडियम बोल देते हैं इसे, वहाँ आर्कीगोनियम स्त्री में, एंथ्रीडोनियम किसमें होता है, आपका पुंधानी बोलते हैं इसको, पुंधानी, पुंधानी मतलब पुरुष वाला भाग होता है ये मेल में। तो यह स्त्री धानी से आर्कीगोनियम से एंथ्रीडोफोर में, या एंथ्रीडो, या आप तो एंथ्रीडोफोर याद रखो, ध्यान सुनना, या एंथ्रीगोनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आर्कीगोनियम से एंथ्रीगोनियम तक क्या होता है, युग्मक आते हैं। यहाँ ध्यान से सुनना, ये पुंधानी से क्या होगा, कुछ युग्मक ऐसे जाते हैं स्त्री धानी तक, पानी में बहते हुए, ये इस प्रकार से, ये किसके द्वारा जा रहे हैं, जल के द्वारा, ठीक है। यहाँ से कुछ क्या होती है, स्पर्म टाइप की संरचना निकलती है, जो क्या करते हैं, यहाँ से बहते हुए किस में चले जाते हैं, ये देखो स्त्री धानी में, आर्कीगोनियम में, और यहाँ पर क्या बना देते हैं, ये युग्मनज बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें युग्मनोद्भिद बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, युग्मनोद्भिद। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, बस आप जानकारी रखो थोड़ी सी कि इनमें जनन कैसे होता है, मैं बता देता हूँ। तो आपने देखा स्त्री धानी में जाएगा क्या, सबसे पहले यहाँ से बीजाणु, और ये बीजाणु जाकर स्त्री धानी में क्या बनाएगा, युग्मनोद्भिद बनाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आगे चल के इसमें नए नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, युग्मक धानियों में पैदा होते हैं, युग्मक कहाँ होते हैं, युग्मक धानियों में पैदा होते हैं। चलते हैं आगे, युग्मकों के जोड़े जिसमें से एक पितृपक्ष होता है तथा दूसरा मातृपक्ष होता है। तो पितृपक्ष कौन सा होता है, एंथ्रीगोनियम वाला होता है, और आर्कीगोनियम वाला क्या हो जाता है, मातृपक्ष होता है। अब यहाँ पर युग्मक बनते हैं। अब युग्मक भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। चलिए युग्मक 3 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला समयुग्मक। समयुग्मक का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों युग्मक आकार एवं संरचना में समान होते हैं। देखो अगर गहराई में क्वेश्चन आए तो आपसे बन पाए, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये पूछ सकता है युग्मकों के प्रकार बताइए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन देख रहे हो आप 11-11 नंबर में कैसे कैसे पूछ रहे हैं, जो कि आपको 3 में भी पता नहीं होते, इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें 11 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। समयुग्मक क्या होते हैं, आइसोगैमेट क्या होते हैं, इनमें दोनों युग्मकों का आकार एवं संरचना समान होती है। इसके द्वारा होने वाले जनन को समयुग्मकी जनन कहा जाता है। तो समयुग्मकी जनन आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो दोनों, जब दोनों युग्मकों का आकार और संरचना समान होती है तो ऐसे युग्मकों से होने वाले प्रजनन को हम समयुग्मकी जनन कहा जाता है। अब दूसरा क्या जाएगा आपका, 2 संयोजित उपगम युग्मक। अभी हमने देखा समयुग्मक, अब संयोजित युग्मक का मतलब होता है 2 युग्मक तो होंगे लेकिन एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। दिखने में दोनों समान होंगे लेकिन एक बड़ा एक छोटा, देखो एक बड़ा है एक छोटा है, दिखने में समान है, तो क्या होगा यहाँ, इसमें एक युग्मक छोटा तथा एक बड़ा होता है लेकिन देखने में एक ढंग के होते हैं तथा कसाविक के द्वारा, कसाविक मतलब ये देखो इनके ऊपर एक क्या होता है, एक तंतु टाइप का निकलर होता है जिससे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लेजिल्ला बोलते हैं, कसाविक बोलते हैं, और इसी के द्वारा ये फ्लेजिल्ला के द्वारा गति करता है, भ्रमणशील होते हैं। ये युग्मक विषम होते हैं तथा ऐसे जनन को
असंयुग्मकी जनन कहते हैं। अब तीसरा क्या जाएगा, विषम युग्मकी जनन। असंयुग्मकी जनन अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग हैं दोनों लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम युग्मकी में, युग्मकी में इसमें दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक अलग अलग होते हैं। एक बड़ा होता है और उसके ऊपर क्या होता है, चलने के लिए फ्लैजिला कसाबिक नहीं होता है, और जो छोटा वाला होता है वो उसका आकार छोटा होता है और चलने के लिए उसमें क्या होता है, कसाबिक होता है। मतलब दोनों अलग अलग हैं। अब देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न आकार के होते हैं, एक छोटा और एक भ्रमणशील। एक छोटा और एक भ्रमणशील का मतलब ये इसके द्वारा, कसाबिक के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा गति कर सकता है। लेकिन जो बड़ा वाला युग्मक होता है ये बड़ा स्थिर होता है। इस प्रकार के जनन को विषम युग्मक जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन बहुधा बड़े शैवालों में देखने मिलता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मेल और फीमेल पार्ट्स के द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन होकर युग्मनज बनता है। युग्मनज या युग्मक अलग अलग प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर शुक्राणु और अंडाणु, तो इनमें भी अलग अलग होते हैं। या तो एक जैसे दिखने वाले होंगे तो उन्हें समयुग्मक बोलेंगे, एक जैसे होंगे लेकिन बड़ा छोटा होगा तो हम बोल देंगे दो संयोजित युग्मक। एक जैसे नहीं होंगे, अलग, एक बड़ा है एक छोटा है, एक चल नहीं सकता एक चल सकता है, तो ऐसे में विषम युग्मक कहते हैं। इनसे होने वाले जनन को हम विषम युग्मकी जनन, इनसे होने वाले को असंयुग्मकी जनन, इनसे होने वाले को समयुग्मकी जनन बोलते हैं। तो ये जनन के अलग अलग प्रकार हैं। अगर पेपर में पूछे तो इस प्रकार से क्या होता है, शैवालों में जनन होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं हानिकारक शैवाल। शैवालों के हमने फायदे तो देखे, अब हम बात करने वाले हैं शैवालों के नुकसान के बारे में कि भाई शैवालों से नुकसान भी होते हैं। कैसे नुकसान होता है, तो देखो क्या होता है, अगर मान लो आप डिटर्जेंट वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट नॉर्मली तालाबों में चला जाता है। तालाबों में जैसे डिटर्जेंट पहुंचता है तो उसमें फास्फेट वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसी फास्फेट वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है वो शैवालों के लिए उपयुक्त पोषण होता है, जिसके कारण शैवाल लगातार वृद्धि करते हैं। इसको हम शैवाल प्रस्फुटन के नाम से जानते हैं। शैवाल जब बढ़ते हैं तेजी से, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं इसे इंग्लिश में, एल्गल ब्लूम शैवाल प्रस्फुटन, जिसके कारण शैवाल पूरे तालाब पर या पूरे पानी के स्रोत में फैल जाते हैं। अब सूर्य से आने वाला प्रकाश पानी के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण पानी के अंदर वाले जीव धीरे धीरे मरने लगते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगती है पानी की, क्योंकि ये पेड़ पौधे पूरा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इस प्रकार एक पूरा का पूरा पारितंत्र, इकोसिस्टम तालाब का नष्ट हो जाता है इनके कारण। तो ये हानि है। चलिए देखते हैं वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम। समुद्र एवं तालाबों में कुछ शैवाल बहुत वृद्धि करते हैं एवं पानी को ऊपरी सतह पर परत के रूप में फैल जाते हैं। शैवाल की इस परत के कारण पानी के अंदर रहने वाले कुछ पौधों तक, मछलियों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से पूरे में फैल जाते हैं। अंदर जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जीव मर जाते हैं। ठीक है, और क्या नुकसान है इनके, तो कुछ शैवाल चाय में रेड रस्ट रोग कर देते हैं। चाय का जो रेड रस्ट रोग है, याद रखना वो किसके कारण है, शैवाल के कारण। कुछ शैवाल विषैली प्रकृति के होते हैं जो पीने योग्य पानी को विषैला कर देते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पानी को विषैला कर देते हैं। साथ ही साथ शैवाल कई बार पानी की पाइपों के अंदर भर जाते हैं और आकार बढ़ने के कारण पानी के पाइप फट जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। ये भी एक दिक्कत हो जाती है इनसे। ठीक है, तो ये इनके हानिकारक पक्ष हैं। आप आराम से पेपर में बता सकते हैं। बीमारियां पैदा करते हैं, एल्गल ब्लूम करते हैं। एल्गल ब्लूम को हिंदी में एक बार लिख लेना, शैवाल प्रस्फुटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि मैंने पर्यावरण में आपको अच्छे से पढ़ाया है, 9th यूनिट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। निष्कर्ष पर आते हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में शैवालों के उपयोगों को देखते हुए यह साबित होता है कि कुछ ही दिनों में इसके महत्वपूर्ण तथा चमत्कारी गुणों द्वारा हम मानव जाति को अनेक समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे। देखो, हमें निष्कर्ष 11 नंबर में इसलिए लिखना होता है ताकि हमें पेपर वाले पे ज़्यादा अच्छा असर हो। नेगेटिव बातें नहीं लिख रहे हैं हम, बिल्कुल पॉजिटिव बातें लिख रहे हैं। उसमें बिल्कुल सटीक चीज़ लिखिए कि शैवालों की हम उपयोगिता, महत्व और चमत्कारी गुणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में इनके बहुत ज़्यादा उपयोग होंगे और ये हमें बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और साथ ही साथ आप एक शैवाल का नाम और याद रखना, स्पाइरोगायरा।
स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। 5 नंबर में आपसे स्पाइरोगायरा पूछ सकता है। यह पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है, जो कि जल की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। ये देखो, रेशम के धागे जैसा बिल्कुल मुलायम सा होता है, आपने पानी के अंदर देखा होगा। दुनिया में इस पौधे की 400 से अधिक जातियां हैं, अलग अलग जाति के ये पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा। साथ ही साथ ध्यान देना, इसे पानी सल्क, पानी के अंदर छोटे छोटे से सल्क के रूप में रहता है, और क्योंकि ये तालाब में अक्सर देखा जाता है, ये बहुत तेजी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कई प्रकार के बहुत सारे शैवाल होते हैं। जैसे आपने लाल सागर का नाम सुना होगा। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण। एक बहुत बड़ा माइक्रोसिस्टिस नामक शैवाल होता है, जिसे दैत्याकार घास के नाम से भी जाना जाता है। तो कई प्रकार के ऐसे शैवाल होते हैं जो कि आकार में बड़े होते हैं, कोई छोटे भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं जो कि अपना अलग अलग असर प्रकृति में दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको शैवाल से पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर शैवाल का प्रजनन पूछे, शैवाल में सारी चीज़ें, भोजन कैसे बनता है, पोषण कैसे होता है, विशेषता क्या है, शैवाल के प्रकार क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख रखा होगा तो आपको एक भी चीज़ में दिक्कत आए। इसको एक बार और देखना आप, क्योंकि आपको मेंस लिखना है और एक बार में सिलेक्शन लेना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पूरा 3rd पेपर पढ़ना चाहते हो MPPSC मेंस का, तो आप अभी डाउनलोड कर लो GS जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन। वहाँ आपको हर एक चीज़ टू द पॉइंट तरीके से पढ़ाई जा रही है, 10 यूनिट की। तो इंतजार मत करो, पेपर पास करना है तो बिल्कुल रिस्क मत लो। 80% का ऑफ चल रहा है, PDF मिल रही है। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दो और पूरी मेहनत करो। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम चलेंगे और इसके आगे वाली चीज़ों को देखेंगे कि भैया लाइकेन क्या होती है, कवक क्या होता है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।